फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबको पता ही है, फिर से हम बताते हैं। देखो ध्यान से, समझने पर जोर दो, लिखा हुआ आपके पास है। इस इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? हर्ट्ज ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था? इस इफेक्ट का बारे में हर्ट्ज ने बताया था। लिनार्ड ने इसका थ्योरी दिया, आइंस्टाइन ने इसे प्रूफ किया, ठीक है। मतलब आपको नाम भी ध्यान रखना है मेंस के हिसाब से। इस इफेक्ट के बारे में किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया, लिनार्ड ने उसका थ्योरी दिया, और एक्सप्लेन किसने किया, प्रूफ किसने किया? आइंस्टाइन ने, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। इसके हिसाब से देखो ध्यान से, किसी भी मेटल शीट पे जब फोटोन आता है एनर्जी लेकर के अपना, तो इसके एनर्जी का फॉर्मूला दो हो सकते हैं, या तो एच न्यू हो सकते हैं या एच सी बाय लैम्डा हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फोटोन जब आया, अगर उस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट बोले तो इतनी एनर्जी जितनी कि कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो आने वाला अगर फोटोन की एनर्जी कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और अगर जो कम से कम वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, ई मिनिमम एनर्जी, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। डेफिनेशन आप सब लिखे होंगे ये सब का। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कहते हैं उसे वर्क फंक्शन। अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसे हम एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट कह देते हैं, जहाँ पर न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। लिखना मत अभी, न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि एनर्जी का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो वेवलेंथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके उसे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ वाला फोटोन आएगा तो इसके मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं आ पाएगा। तो आने वाला जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन, ठीक है। जिस केस में एनर्जी आने वाला वर्क फंक्शन के बराबर होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बट रेस्ट में रहेगा मेटल सरफेस पे, मतलब वो मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है। बस इजेक्ट होकर के बाहर आएगा, मतलब दरवाजे से निकल के बाहर आएगा। और जब एनर्जी आने वाला वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा एंड हैव सम फन, हैव सम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम इस एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन को लिखें तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा? देखो मैं बस लिखा नहीं रहा हूँ, मैं समझा पूरा रहा हूँ, समझ रहे? तो आप ध्यान देना अच्छे से, मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूँ। ये मत बोलना कि बाद में कि सर एकदम उड़ा दिए, मैं उड़ा नहीं रहा। एनर्जी इक्वल टू, अगर ऐसा बोलोगे तो मैं फिर थोड़ा लिखा भी देता हूँ। एनर्जी इक्वल टू आने वाला एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो एनर्जी बच गई वो कौन से फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वर्ड एक यूज होता है मैक्सिमम। अब उस बात को समझते हैं मैक्सिमम क्यों होता है। मान लो कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकला सरफेस से, मेटल सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन निकला। अब 10 इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन कर ले, ठीक है। और ऐसा हो सकता है जो कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन निकले जो कोई कोलिजन में पार्टिसिपेट ना करे। तो जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन में पार्टिसिपेट कर गया उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी तो लॉस हो जाएगी ना। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो प्लस वो लॉस भी लिखना पड़ेगा हमको एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, बराबर। और अगर हम लिख रहे हैं कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे आगे निकल लिया, जैसे मैंने बोला छुट्टी, तो सब भगेंगे, सबसे पहले जो दरवाजे से भगेंगे वो किसी से नहीं टकराएंगे, बराबर। तो उसका एनर्जी लॉस
नहीं हुआ, वो हुआ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, समझ गया। और बाकी सब एक दूसरे के साथ मान लो टकरा गए तो थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। कुछ लोगों को भीड़ में रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, बराबर, तो उसकी एनर्जी और थोड़ी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर हमने लिखे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला उस सभी इलेक्ट्रॉन में जो सबसे जो फास्ट है, सबसे जो आगे है, उसकी एनर्जी, मतलब ऐसा मान के चलते कि उसका कोई लॉस नहीं हुआ, वो किसी भी कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सब रिमेनिंग कुछ न कुछ एनर्जी को लॉस कर जाएगा, तो इसलिए फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख रहे हैं, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एक इक्वेशन हुआ। इसी के 3 ग्रुप हो सकते हैं। इसे मैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकता हूँ। इसी के दूसरा रूप, ये हुआ दूसरा रूप। तीसरा रूप हो सकता है एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे 3 फॉर्मेट। काइनेटिक एनर्जी को स्पीड के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसकी इक्वेशन को E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर कह सकते हैं, बराबर। इसी को हम एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर कह सकते हैं। इसी को हम एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर कह सकते हैं। मतलब 3 फॉर्मेट और हो गया। डिपेंड करता है सवाल में हमको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, डेटा किसका गिवन है और क्या पूछ रहा है। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, एनर्जी और वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी के टर्म में चीजें दी हुई है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। वेवलेंथ के टर्म में दी हुई है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मान लो एनर्जी के टर्म में दिया हुआ है और मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। वेवलेंथ के टर्म में गिवन है डेटा, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब 3 फॉर्मेट और। 3 फॉर्मेट और क्या है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये चला पूरी स्पीड से, इसको रोकना है, अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप करना है तो जितनी इसकी एनर्जी उतनी एनर्जी खत्म कराना पड़ेगा। तो खत्म कराने के लिए उसे रिपेल करना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लो कि ये कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, पूरे स्पीड से निकला, वी मैक्स से निकला, तो यहाँ पर अगर मैं एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दूँ इस ट्यूब के अंदर, वोल्टेज V, तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते आते रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो रेस्ट में आने के लिए जितनी इसकी एनर्जी है उस एनर्जी को कंज्यूम करा देना पड़ेगा, अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा वो वर्क कितना होगा, Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज। और न्यूमेरिकली ये किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ m v स्क्वायर के बराबर, या फिर काइनेटिक एनर्जी के बराबर। न्यूमेरिकल डेटा ऐसा होना चाहिए। तो इसी इक्वेशंस को हम लोग तीसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मेट E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये काइनेटिक एनर्जी है या ये हाफ m v स्क्वायर है, उसे Q इंटू V लिखा। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V का मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज। नेगेटिव वो वोल्टेज जो कि अप्लाई करने से हम इलेक्ट्रॉन के चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दे, उस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। आपने डेफिनेशन पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, लिखाए गए होंगे ना। तो वो वोल्टेज, वो नेगेटिव वोल्टेज जो कि अप्लाई करने से फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रुक जाए, वो हुआ स्टॉपिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर उस टर्म को हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज, तो E इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज लिख दिया। ये हुआ एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज हो गया। तीसरा फॉर्मेट एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज हो गया। तो टोटल 9 फॉर्मेट हुए इस एनर्जी कंजर्वेशन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो आइंस्टाइन ने दिया पार्टिकल फिजिक्स, मतलब क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन करके, लाइट को पार्टिकल मान करके, ठीक है, उन्होंने ये पूरा डेरिवेशंस करके दिया। अब ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उसको निकालने का तरीका आप हमेशा ध्यान रखना। स्टॉपिंग वोल्टेज जो बोला जाएगा तो वो आंसर नेगेटिव में आता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते तभी इलेक्ट्रॉन रुकेगा। तो न्यूमेरिकल डेटा आपको प्लस में आएगा, आप उसे माइनस में बस बता देना, मतलब आंसर देते वक्त। कैसे, जैसे कि मान लो कि बोला कि एक मेटल सरफेस है जिसकी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक मेटल सरफेस है जिसकी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ से एनर्जी आया मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का,
तो स्टॉपिंग वोल्टेज कितनी है, तो 2 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है 4 का है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। तो इसका जो स्टॉपिंग वोल्टेज होगा कितना होगा, 4 वोल्ट विथ नेगेटिव साइन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो न्यूमेरिकल डेटा है वही होती है स्टॉपिंग वोल्टेज विथ नेगेटिव साइन। बराबर। माइनस साइन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेगेटिवली अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सके, रोक सके। बराबर। इस तरीके से हम लोग स्टॉपिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो एक बार अच्छे से देख लो बढ़िया से। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की एक टर्म होता है, उसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक मेटल है, मेटल में 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीस इलेक्ट्रॉन है मानते हैं, समझ लो ध्यान से सैचुरेशन करंट को। एक ट्यूब के अंदर मैंने इसे रख दिया, यहाँ थोड़ा सा जगह बनाया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक वोल्टेज भी कनेक्ट कर दिया। तो जो लाइट यहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से, जो लाइट यहाँ पर आएगा वो लाइट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर यहाँ पर स्टॉपिंग वाली वोल्टेज नहीं है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इस प्लेट पे आएगा, फिर ये सर्किट में घूमता रहेगा। यही है करंट सर्किट के अंदर। बराबर। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। मान लो यहाँ पर बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 फोटोन ऐसे हैं जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। 100, 250, 500 कितने भी फोटोन आएंगे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमको किस बात से लेना देना है, हमको सिर्फ उस फोटोन से लेना देना है जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता हो, ठीक है, मतलब जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 10 फोटोन आया पर सेकेंड, 10 फोटोन आ रहा है, जिसमें से 3 फोटोन ऐसे हैं जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, और 7 फोटोन ऐसे हैं जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। तो इस वाले का तो कोई रोल होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने में, ये तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। यही 3 फोटोन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर पाएंगे। ये बात तो समझ गया सब लोगों को। अगर 3 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, तो 2 फोटोन 2 निकाल पाएगा, तो 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो यहाँ से एक समय में पर सेकेंड 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ही इस सर्किट में क्या करेगा, घूमेगा। तो जो करंट होगा वो चार्ज बाय टाइम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय जो भी टाइम होगा, ये हो गई करंट। अब क्या किया हमने, फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ा दिए। इंटेंसिटी समझते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं इंटेंसिटी। और दूसरा टर्म्स में समझते हैं इसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए पर सेकेंड मतलब एनर्जी बढ़ा दी हमने पर सेकेंड, बराबर। एनर्जी बढ़ा दिए पर सेकेंड मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। कौन से फोटोन पे डिपेंड करता है, निकालने वाले या नहीं निकालने वाले। ये 7 की जगह 10 हो जाए उससे कोई फर्क, हम उस फोटोन की बात कर रहे हैं जिसकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ा दिए। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, इंटेंसिटी हमने बढ़ाई। पहले 3 फोटोन पर सेकेंड आ रहा था, अब सोचो कि 5 फोटोन पर सेकेंड आएगा। अगर 5 फोटोन पर सेकेंड आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो करंट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन बाय टाइम से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, बराबर है। करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई करंट की वैल्यू। फिर इंटेंसिटी और बढ़ाए, 5 की जगह 8 कर दिए, ठीक है। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर से करंट की वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू
मतलब इंटेंसिटी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ या ना? मतलब यहां से जो समझ में आ रहा है बातें वो ये आ रहा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। फोटो करंट पढ़े होंगे ना आप ये बातें? अगर इंटेंसिटी को डबल कर देंगे तो फोटो करंट 2 गुना हो जाएगा, इंटेंसिटी को ट्रिपल कर देंगे तो फोटो करंट 3 गुना हो जाएगा, इंटेंसिटी को 4 गुना कर देंगे तो फोटो करंट 4 गुना हो जाएगा। इंटेंसिटी को बढ़ाते बढ़ाते ले गया मैंने 15 फोटोन पर सेकेंड पे, तो 15 फोटोन पर सेकेंड पे ले गया तब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 15। तो जो करंट होगा वो 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? ठीक है, मतलब करंट बढ़ गया। अब मैं उसे 20 कर दिया, 20 कर दिया तब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर यूनिट टाइम करंट हो गया। ठीक है, अब मैं वहां 25 फोटोन पर सेकेंड भेज रहा हूं, तो क्या 25 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब वहां पर जितना निकलना था सब इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल चुका है, सब मोशन में आ चुका है, बरोबर है? तो सभी इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुका है, तो जितने मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल था वो सब के सब मोशन में है, तो जितनी मैक्सिमम करंट पॉसिबल थी वो सब के सब करंट बन गया। अब और आप इंटेंसिटी बढ़ाते चलो, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट एक लिमिट तक ही होने वाली है, जिस लिमिट पे जाके करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, मतलब जितने मेटल के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि निकल सकता है, जब वो सब निकल जाए तो उस सिचुएशन में जो एस्टेब्लिश करंट हुआ उसी को कौन सा करंट कहेंगे? सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट? सैचुरेशन करंट, बराबर। मतलब अब वो करंट सैचुरेट हो चुका है। अब आप समय बढ़ाओ लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, टाइम वो फोटोन बढ़ाओ, उससे करंट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस करंट को कहते हैं कौन सा करंट? सैचुरेशन करंट। मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट एक लिमिट तक है। एक बार फोटो करंट ने अपना सैचुरेशन वैल्यू अचीव किया, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। उस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। समझ गया? कितने लोगों को समझा सैचुरेशन करंट? ठीक है। अब ये जो सैचुरेशन करंट है, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपको ग्राफ पढ़े ही होंगे, पढ़े है ना? करंट का ग्राफ, ठीक है, बनाते हैं। तो करंट मान लो, अभी एक चीज और समझो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मैक्सिमम करंट को नहीं अचीव हो जाता है। मैक्सिमम करंट एक बार अचीव हुआ वो हो गया उसका सैचुरेशन करंट, अब उससे ज्यादा अचीव, उससे ज्यादा करंट नहीं होगा। एक बात और समझिए, जो आने वाले फोटोन थे, जैसे कि 3 फोटोन थे, वर्क फंक्शन का डेटा समझो। मान लो कि वर्क फंक्शन का डेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और आने वाले फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ठीक है? तो पहले 3 फोटोन आ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट हो रहा था। तो जो तीनों इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही थी? हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आने वाले फोटोन का नंबर मैंने 3 ही रखा, लेकिन फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी को डबल, 2 गुना। फ्रीक्वेंसी डबल किया तो आने वाला एनर्जी भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डबल किया तो एनर्जी भी डबल हो गया, 4 की जगह कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी डबल हो गई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखो कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, सवाल आया हो, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग वोल्टेज 2 गुने से ज्यादा हो जाता है, मोर देन डबल, ठीक है? हाँ, कभी सवाल बनाया केमिस्ट्री में सब? नहीं, सवाल ही नहीं बनाए होंगे आप, ये तो बहुत हाईलाइटेड सवाल है, ठीक है? PYQ में, मतलब जेईई मेंस में शायद 2 या 3 बार आ चुका है। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2 गुने से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? स्टॉपिंग वोल्टेज 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है? डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 3 गुना करोगे, देखो 4 को 12 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? बताओ, 12 हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर हमने आने वाले फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर लिए, ट्रिपल में तो रिलेशन नहीं लगेगा, लगेगा क्या मेरे? हाँ लगेगा, तब भी लगेगा, 6 से ज़्यादा, 3 गुने से ज़्यादा, ठीक है? डबल में डबल से ज़्यादा होगा। एक बात तो ये नोटिस करने वाली है, जो आपको सवाल कभी आएगा थियोरेटिकल, तो आप ध्यान रखना। दूसरी बात जो यहाँ से नोटिस करने वाली है कि पहले भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, सभी की एनर्जी कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करंट था 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर यूनिट टाइम। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं,
पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो होगा करंट कितना होगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय टाइम होगा या करंट बढ़ जाएगा? बताओ क्या होगा? फिर से बता रहा हूं, पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 फोटोन आ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 के अकॉर्डिंग करंट आ गया। अभी भी 3 ही फोटोन आ रहे हैं, पर हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी है? डबल कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो 3 ही निकला, पर तीनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। तो अब करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? करंट नहीं बढ़ेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि ये टाइम बदल जाएगा, ये वो टाइम नहीं है जो टाइम आप सोच रहे हो। डिस्टेंस बाय स्पीड जो है वो वाला टाइम ये नहीं है। ये लाइट के स्पीड से करंट फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह ही इलेक्ट्रॉन को जाना है बस, ठीक है। बाकी करंट पूरा का पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को घूम करके अपनी जगह आएगा वही इलेक्ट्रॉन तब करंट बोलेंगे, बराबर। तो घूम के आने का जो समय है वो नहीं है। तो आप करंट में सोचो कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज 3 ही हो रहा है। और हमेशा करंट की स्पीड किसकी स्पीड के बराबर है? लाइट की स्पीड के बराबर है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पहले भी 3 थे और बाद में भी 3 है, इसका मतलब करंट अभी भी 3 ही रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के बदलने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंटेंसिटी से फोटो करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट जो फोटो करंट है इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, डबल करो, ट्रिपल करो, उससे फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े होंगे नहीं ये बातें? हाँ या ना? नहीं पढ़े थे? इंटेंसिटी पे फोटो करंट डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी पे फोटो करंट डिपेंड नहीं करता, बरोबर है। लेकिन वहीं इसी का उल्टा स्टॉपिंग वोल्टेज की अगर बात करो, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग वोल्टेज की बात करो, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग वोल्टेज की बात करो, तो अब इस बात को समझो ध्यान से। पहले आ रहे थे 3 फोटोन। पहले कितने फोटोन आ रहे थे? 3। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था? 3, ठीक है। और करंट भी हो रहे थे 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पर यूनिट टाइम करंट हो रहा था, बराबर है। अब मैं कह रहा हूं कि अब एक काम करते हैं, इंटेंसिटी 3 की जगह 6 कर देते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जब 3 फोटोन आ रहे थे, सबकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। अब 6 फोटोन आएंगे, सबकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहेगी, तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? स्टॉपिंग वोल्टेज में कितनी रहेगी? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इंटेंसिटी के बढ़ाने से स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग वोल्टेज में फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग वोल्टेज के बारे में अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी के चेंज होने से स्टॉपिंग वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इलेक्ट्रॉन था कि 5 है कि 7 है या 10 है, कितना भी फोटोन का इंटेंसिटी बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, बट हर इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग वोल्टेज या काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेंगे। वो तो सिर्फ तब बदलेंगे जब फोटोन की आने वाली एनर्जी बढ़ा दें हम, ठीक है। तो फोटोन की आने वाली एनर्जी किस बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी। तो जो स्टॉपिंग वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग वोल्टेज कम होगी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ अगर एक को डबल किया तो दूसरा भी डबल हो जाना चाहिए। डबल नहीं हो रहा है ना, डबल से ज़्यादा हो रहा है। देखो 4 से 8 किए तो ये 2 से 6 हुआ, डबल से ज़्यादा हुआ, डबल नहीं हुआ। तो अब कुल मिलाकर के जो आपके सामने बातें आई वो ये आई, लिखा होगा ये सब बातें, नहीं लिखा होगा तो हम थ्योरी वाले पेज देंगे, उसमें लिखा रहेगा, आप समझो। आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा, बराबर, बट स्टॉपिंग वोल्टेज
नहीं बढ़ेगा। मतलब इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड नहीं करता है, फोटो करंट डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन है, बराबर है। इंटेंसिटी डबल, फोटो करंट डबल, इंटेंसिटी ट्रिपल, फोटो करंट ट्रिपल, इंटेंसिटी 10 गुना, फोटो करंट 10 गुना। लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज में कोई फर्क, ये बात बैठ गया दिमाग में। बोलो तो सब लोग ये स्टेटमेंट, क्या बोलोगे, बोलो। आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी पे, बोलो, आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी पे फोटो करंट डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड, बराबर, दिमाग में बैठ गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे, बोलो ना, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे फोटो करंट डिपेंड, स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कम करने से स्टॉपिंग वोल्टेज। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन, जैसे इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, वैसा ही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन। डबल करने से स्टॉपिंग वोल्टेज 2 गुने से ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रिपल करने से स्टॉपिंग वोल्टेज 3 गुने से ज़्यादा हो जाएंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज उसको 4 गुना करें, फ्रीक्वेंसी को 4 गुना करेंगे तो स्टॉपिंग वोल्टेज 4 गुने से ज़्यादा हो जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बराबर, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं जैसा होगा, बराबर, एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है, लीनियर सिचुएशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि डबल करें डबल, y इक्वल टू mx वाला सिचुएशन नहीं है, बराबर। ये बात समझ गया सबको। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। इतनी बात सच में समझ गया क्या? फिर से सोच लो तो 2 मिनट आप अपने मन के अंदर आंखें बंद करके सोच लो, मन के अंदर आंखें बंद करके सोच लीजिए। बैठ गया दिमाग में? चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ 2 प्रकार के होते हैं इसमें। एक, जो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मैं कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूं, कांस्टेंट। तो वोल्टेज का ग्राफ है करंट के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता हूं। वेरिएबल है कौन, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है। तो स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब वो नेगेटिव वोल्टेज, 0 से आगे मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, करंट एस्टेब्लिश होगा, 0 के पीछे मतलब नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज पे करंट 0 हो जाएगी, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। मान लो ये वो लोकेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो स्टॉपिंग वोल्टेज का पॉइंट सेम रहेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकले या 10 निकले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखे, सेम। तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी सेम रहेगा। तो ग्राफ एक जगह से शुरुआत होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और एक समय के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। अगर मान लो कि 3 अलग अलग कंडीशन का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। मान लो ये मान लीजिए I1, ये I2, इंटेंसिटी I3 है, तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ सैचुरेशन करंट ज़्यादा, इंटेंसिटी कम, करंट कम। तो इस तीनों में करंट ज़्यादा ऊपर वाले का है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मतलब क्या रिलेशन होगा बताओ, I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, और तीनों का स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है। ये वाला वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज होगा। ग्राफ पढ़े होंगे ना साहब, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इंटेंसिटी अलग अलग, नहीं पढ़े? ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, लिख तो रहा है ग्राफ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बना लेंगे अपन ये ग्राफ को। करंट वर्सेस जो है ये समझो कि स्टॉपिंग वोल्टेज का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी को मैंने कांस्टेंट रखा, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो स्टॉपिंग वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो एक जगह से स्टॉपिंग वोल्टेज नेगेटिव में होना चाहिए, इसलिए 0 के लेफ्ट साइड में लेके गया, नेगेटिव इस जगह मान लो स्टॉपिंग वोल्टेज है। स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब उस वक्त इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, तो करंट की वैल्यू 0। अब स्टॉपिंग वोल्टेज से आगे की तरफ वोल्टेज को लेके गए, मतलब उसको डेटा को बड़ा किए, समझो न्यूमेरिकली बड़ा कर रहे हैं, तो फिर अब करंट धीरे धीरे वापस एस्टेब्लिश होगा। तो करंट एस्टेब्लिश होगा तो जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद करंट कांस्टेंट, ठीक है, सैचुरेशन के अपनी लेवल को पहुंच जाएगा तो करंट कांस्टेंट। एक कंडीशन का एक ग्राफ है, मैंने 3 अलग अलग इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाया, तो I1, I2, I3 हो गई। जिसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका सैचुरेशन करंट कम है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जिसका सैचुरेशन करंट कम है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। मतलब I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3।
फ्रीक्वेंसी सेम। दूसरा ग्राफ इसी का उल्टा होता है, ये मान लो लिखना होगा तो मैं इसको छोड़ता हूँ अभी यहाँ पर। दूसरा ग्राफ इसी का उल्टा होता है, करंट वर्सेस स्टॉपिंग वोल्टेज। अब इसमें करता हूं मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को चेंज, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी में बदल बदल के दे रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं। मान लो कि 10 फोटोन पर सेकेंड दे रहे हैं तो 10 फोटोन पर सेकेंड ही आ रहा है। बस एक बार मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है, दूसरी बार 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन वाला एनर्जी आ रहा है, फिर अगली बार 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन जो है आ रहा है। तो इससे क्या होने वाला है, अलग अलग जो है हमने फ्रीक्वेंसी का जो है लाइट मेटल सरफेस पे दिए, तो अलग अलग स्टॉपिंग वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, बराबर। तो यही ग्राफ की शुरुआत अलग अलग लोकेशन से चालू होगी। मान लो तीन अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तीन कंडीशन का डायग्राम बना रहा हूँ, तो 3 अलग अलग जगह से ग्राफ चालू होगी, लेकिन इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो तीनों ग्राफ जाकर के फिर एक ही जगह मिल लेगा। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इंटेंसिटी सेम मतलब सैचुरेशन करंट सेम। बस ये तीनों ग्राफ का डायग्राम देख के बता दो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मान लीजिए इसके वक्त में फ्रीक्वेंसी f1 बोला, इसके वक्त में f2 और इसके वक्त में f3, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मैंने ग्राफ बनाया। कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बताओ? जिसका स्टॉपिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बराबर। कम की ज़्यादा? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आया तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज़्यादा स्टॉपिंग वोल्टेज होगा ना, हाँ या ना। तो इस डायग्राम से ये समझ में आ रहा है ओरिजिन से यहाँ तक की वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा वाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फिर f2, फिर चलो अगर कॉपी में जगह होगी तो बना देना, नहीं है तो कहीं भी बना दो। ये दोनों ग्राफ बना दो और ये बातें अगर लिखी हो तो ठीक, नहीं लिखी है तो लिख देना, ये बातें और ये बातें। हो गया? बना दिए? अब ग्राफ काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग वोल्टेज का आपने ऑलरेडी बनाए होंगे ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का था ना, किसका था? किसका ग्राफ था बताओ? तो ये इक्वेशन ऐसा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो के इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, बराबर, और जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो जो ग्राफ है वो ऐसे बनते हैं, अलग अलग मेटल के लिए मैं अलग अलग बना देता हूँ, 3 अलग अलग, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, सबका स्लोप सेम होगा तो सभी ग्राफ पैरेलल बनेंगे, ये तो पता होगा ना। यहाँ स्लोप मतलब tan थीटा और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन देता है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते नीचे की तरफ। सभी ग्राफ का करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन है ये। φ1 दूसरे मेटल के लिए मान लो φ2, तीसरे मेटल के लिए φ3। ये ग्राफ ऑलरेडी बना होगा आपके पास। फिर इसी को स्टॉपिंग वोल्टेज के टर्म में लिखते हैं, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, या फिर यहीं से काइनेटिक एनर्जी को E इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से स्टॉपिंग वोल्टेज का आ जाएगा h बाई ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो दूसरा ग्राफ बनेगा उसका स्लोप h बाई ई का इंफॉर्मेशन देगा,
स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एक मेटल के लिए ये पैरेलल होने वाला सब, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, सब में स्लोप का इंफॉर्मेशन यहाँ कौन देगा, n थीटा इक्वल टू h/e। ये जो इंफॉर्मेशन है वर्क फंक्शन बाय ई का इंफॉर्मेशन है ना, ग्राफ ऐसा बना। आप सभी जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी से एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, या इसे hc/λ कहते हैं। तो अगर इफेक्टिव मास की बात करा जाए, इफेक्टिव मास की बात करा जाए, ये एक्चुअली में mc² के बराबर होता है, ठीक है। एनर्जी इफेक्टिव मास की बात करा जाए मतलब m, तो वो जगह देखो c² से डिवाइड करेंगे तो h/c⁴ ये इफेक्टिव मास हो गया फोटोन का, होगा ना। यहाँ c² से डिवाइड करेंगे, यहाँ c² होगा, एक c कैंसिल हो जाएगा तो h बाई क्या हो जाएगा, c⁴। तो यहाँ h/λ को मोमेंटम कहते हैं, तो यह जाएगा मोमेंटम बाय c, मोमेंटम बाय c, वेलोसिटी, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी। ये हो गई फोटोन का इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। और जब रेस्ट मास ऑफ फोटोन बोला जाएगा तो वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन बोला जाए, सवाल में बोला जाता है तो 0 होता है, ठीक है। तो रेस्ट मास बोला जाएगा तो 0, और इफेक्टिव मास बोला जाएगा तो फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला में जो चीज़ मास की जगह आता है वो हो जाएगा इफेक्टिव मास, ठीक है। अब ये मोमेंटम हो गया h/λ, फोटोन का मोमेंटम h/λ, ठीक है। अब इसके आगे कल करते हैं, ये सब लिख लो अगर आपको लिखना हो।